हेलो स्टूडेंट्स। हमने पिछले अपने वीडियो लेक्चर में पीएचपी चैप्टर स्टार्ट किया है +2 में। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने जो कुछ एक टॉपिक्स किए, जिसमें से एक टॉपिक था हमारा क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के बारे में। ठीक है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मैंने आपको बताया था कि क्लाइंट एंड पे रन होती है, मीन्स आपके अपने सिस्टम पे, आपके अपने पीसी पे, आपके अपने अपने लैपटॉप पे रन होती है। और वहीं पे सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हमारी सर्वर एंड पे जाके रन होती है, मतलब आपको एक सर्वर की ज़रूरत पड़ती है पीएचपी लैंग्वेज के कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, समझ गए। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में भी बताया था, डिफरेंस बिटवीन क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो आपने ये जो क्वेश्चन है इसको अच्छे से करना है। ठीक है, अगर कोई डाउट्स होंगे तो वो मुझसे पूछ लेना है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमने किया था ड्रीम वीवर के बारे में, कि ड्रीम वीवर क्या है। ड्रीम वीवर आपका एक सॉफ्टवेयर है एडोब का, जो आपको हेल्प करता है आपके कोड को डायरेक्टली एग्जीक्यूट करने के लिए, और आपको लाइव आपके HTML, आपकी जावास्क्रिप्ट, आपकी PHP, आपकी जो भी वेब डेवलपमेंट की लैंग्वेजेज है उसको एक साइड आप लिख सकते हो वहाँ पे, और दूसरी तरफ उसका उसी वक्त आउटपुट भी देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक किया था HTML और XHTML के बारे में, डिफरेंस बिटवीन XHTML एंड HTML। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपने ये क्वेश्चन भी तैयार करना है। ठीक है, और इसके डाउट्स भी आपको अगर कोई इसके बारे में कुछ पूछना हो तो वो आप पूछ सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट किया था हमने वो CSS के बारे में किया था। CSS क्या थी? कास्केडिंग स्टाइल शीट थी। ठीक है, जो आपके वेब पेज को बहुत ही अट्रैक्टिव बनाने के लिए, उसको ब्यूटीफाई करने के लिए हेल्प करती है। 3 टाइप के हमने कास्केडिंग स्टाइल शीट्स पढ़ी थी। ठीक है, इंटरनल स्टाइल शीट पढ़ी थी हमने, एक्सटर्नल स्टाइल शीट पढ़ी थी, इनलाइन स्टाइल शीट पढ़ी थी। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो स्टाइल शीट्स पढ़ी थी, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल शीट्स, उसको हम किस तरह से यूज़ करते हैं, किस तरह से हम उसको रन करते हैं, किस तरह से उसके जो भी आपके सिंटेक्स हैं उनको यूज़ करने के लिए। ठीक है, वो सब हमने पढ़े थे अपने पिछले वीडियो लेक्चर में। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन CSS एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक हमने जो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़े, फर्स्ट सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, नेक्स्ट HTML and XHTML, and next is CSS and its types. These 3 are the most important question from the point of view of the board examinations. ठीक है, तो आज हम अपना नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे इसमें PHP के। तो PHP का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा PHP, कि PHP क्या है। ठीक है, मैंने आपको बताया था PHP एक हमारी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि PHP P से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसकी जब हम फुल फॉर्म की बात करते हैं तो वो होती है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ठीक है, तो PHP की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ठीक है, इट इज अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। इट इज स्पेशली यूज्ड फॉर द वेब डेवलपमेंट। ठीक है, और वेब डेवलपमेंट में आपको पता है कि आप जावास्क्रिप्ट भी यूज करते हो, आप HTML भी यूज करते हो। तो PHP का क्या काम है इसमें आपके जो हमारी वेब डेवलपमेंट है, इसमें PHP का काम रहता है कि आप PHP की हेल्प से डाटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। मींस डाटाबेस के साथ कैसे इंटरेक्ट करना, आपने अपने स्कूल की वेबसाइट देखी होगी हमारी लास्ट ईयर, जैसे आपके जो रिजल्ट्स आते थे ऑनलाइन। ठीक है, उसमें क्या होता है कि आप अपना रोल नंबर डालते हो, और आपके जो भी आपने टेस्ट दिए स्कूल में वो सब के सब आपको डिस्प्ले हो जाते हैं। तो वो डिस्प्ले कैसे होते हैं कि उसमें हमने एक डाटाबेस क्रिएट किया हुआ है हमारी जो वेबसाइट है स्कूल की, तो उस डाटाबेस में हम बैकएंड पे आपके रिजल्ट्स डालते जाते हैं। ठीक है, और क्लाइंट एंड पे जब आप अपने रोल नंबर से अपने रिजल्ट को एक्सेस करने की कोशिश करते हो, तो वो आपकी जो क्वेरी है वो डाटाबेस से फैच होके आपको आपके मोबाइल स्क्रीन या आपके पीसी की स्क्रीन पे दिख जाते हैं। तो वो काम आपका PHP करता है। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें कि PHP इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्या होती है? इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब है कि आपके कोड को लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करना। ठीक है, आप जानते हो कि कंप्यूटर क्या है, मशीन लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज को समझ सकते हैं। तो मशीन लैंग्वेज को समझने के लिए उसे जो हम कोड लिखते हैं उसको इंटरप्रेट या कंपाइल करना पड़ता है। ठीक है, तो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब है कि वो लाइन बाय लाइन आपके कोड को चेक करता है, उसको कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, और अगर उसको कहीं पे कुछ एरर मिलता है तो वो वहीं पे जाके स्टॉप हो जाता है जब तक आप उस एरर को रिमूव ना करो। ठीक है, तो PHP हमारी एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, और ये सबसे फास्टर लैंग्वेज है अदर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के मुकाबले में। ठीक है,
तो आपको PHP के बारे में पता होना चाहिए कि PHP क्या आपकी हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर लैंग्वेज है, ठीक है। इट इज़ अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज टू क्रिएट द डायनेमिक वेब पेजेस, इट इज़ यूज टू इंटरेक्ट विद द डाटाबेस, ठीक है। वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं आप इसको, ठीक है। और ये एक आपकी इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो है हमारे फीचर्स, ठीक है। फीचर ऑफ PHP, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट हमारा फीचर है वो है PHP इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। मैंने आपको लास्ट ईयर भी बताया था कि ओपन सोर्स क्या होता है। ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो आपको इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल होता है, ठीक है। समझते बात। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब है कि वो आपको इंटरनेट पे फर्स्टली फ्रीली अवेलेबल है, सेकेंडली उसका जो सोर्स कोड है, मींस उसका वो जो आपका सॉफ्टवेयर है वो कैसे बना हुआ है, ठीक है। अब कोई सॉफ्टवेयर बनता है उसकी कुछ प्रोग्रामिंग होती है, उसका कुछ कोड होता है, ठीक है। तो जो भी आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपको फर्स्टली फ्रीली तो अवेलेबल होते ही होते हैं कि आपको वो इंटरनेट पे इजीली और फ्रीली अवेलेबल हो जाए, ठीक है। उसके लिए आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और सेकेंडली ओपन सोर्स की जो एक क्वालिटी है वो ये है कि उसका आपको सोर्स कोड भी अवेलेबल होता है। मतलब वो आपका प्रोग्राम है वो, या जो आपका वो एप्लीकेशन है, या जो आपका वो सॉफ्टवेयर है वो कैसे बना, उसका कोड क्या है, वो भी आपको अवेलेबल होता है। वो अवेलेबल क्यों होता है? इसका नाम ही बता रहा है कि ओपन सोर्स है, मतलब उसका जो सोर्स है वो आपको ओपनली अवेलेबल है। तो मीन्स आप उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो। अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है, ठीक है, आप उस सॉफ्टवेयर में कुछ एनहांसमेंट चाहते हो तो आप उसके सोर्स कोड से उसको डेवलप कर सकते हो, ठीक है। उसमें आपने जो भी एडिशंस करने हैं या जो भी आपको चीज़ें देखनी है या निकालनी है, ठीक है, वो सब चीज़ें करके आप उस सॉफ्टवेयर को अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो, ठीक है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की ये क्वालिटी है, ठीक है। और वैसे ही PHP आपका एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, मींस आपको ये फ्रीली अवेलेबल होगा और इसका सोर्स कोड भी आपको फ्रीली अवेलेबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज कॉस्ट फ्री लैंग्वेज एंड फ्री टू डाउनलोड एंड यूज, ठीक है। नेक्स्ट, PHP इज अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड इट इज यूज्ड फॉर वेबसाइट्स एंड वेब एप्लीकेशन। मैंने आपको बताया कि एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और यूज किस लिए होती है? वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन, वेबसाइट अलग चीज है, वेब एप्लीकेशन अलग चीज है, ठीक है। वेबसाइट जहां से आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन जब आप वेब एप्लीकेशन की बात करते हो तो वेब एप्लीकेशन का मतलब है कि आपको कोई वेब पेज आपको इंटरनेट पे अवेलेबल है जो आपको एज अ सॉफ्टवेयर कुछ फैसिलिटीज देता है। जैसे आपका इसका एग्जांपल हमारे स्कूल की वेबसाइट ले लो। हमारी जो स्कूल की वेबसाइट है वो तो आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रही है, लेकिन जब आप उसके रिजल्ट एंड पे जाते हो जहाँ पे आप अपनी रिजल्ट को अपना रोल नंबर डालते हो और आपका सिर्फ आपका ही रिजल्ट आपको डिस्प्ले होता है, वो एक सॉफ्टवेयर है कि मतलब आप सिर्फ अपना रोल नंबर डाल रहे हो और सिर्फ आपके ही जो मार्क्स है वही आपको डिस्प्ले हो रहा है। तो ये एक लॉजिकल लैंग्वेज है जो आपको एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर डेवलप करने की भी ऑप्शंस देता है, ठीक है। तो वेब एप्लीकेशन और वेबसाइट्स में कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। वेबसाइट्स are used to provide the information on the internet, whereas web application is used to, ठीक है, give utility to calculate or manage your information on the internet, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा वो है PHP scripts are execute on the server, ठीक है। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है तो इसका जो भी कोड है वो आपका सर्वर एंड पे ही एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और ये आपका क्रॉस प्लेटफॉर्म है PHP रन्स ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स लाइक लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज, मैक एक्सेट्रा, ठीक है। तो जो PHP है आपका वो आपके डिफरेंट क्रॉस प्लेटफॉर्म्स पे इजीली एग्जीक्यूट हो जाता है, इजीली रन हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जो भी मैं आपको कर रहा हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको वो सब चीज़ें ढंग से देखनी है, अगर किसमें कुछ डाउट है वो मुझसे पूछने हैं, ठीक है। इसको नेक्स्ट चलते हैं हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे, ठीक है। फर्स्ट, HTML is embedded in the HTML code and its response time is very short, ठीक है। PHP को आप HTML कोड के अंदर ही लिखते हो और इसका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो बहुत ही शॉर्ट होता है, मतलब वो आपको बहुत जल्दी उसका आपको रिजल्ट भी मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट फीचर में हमने पढ़ा था कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और फ्रीली अवेलेबल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इट इज अ सिक्योर सॉफ्टवेयर सो दैट यूजर कैन नॉट सी द PHP कोड। जो आपका PHP का कोड है वो यूजर्स को डिस्प्ले नहीं होता है, ठीक है। Next, a large base of user provide
फ्री सपोर्ट टू PHP एज इट इज ओपन सोर्स लैंग्वेज। ठीक है, आप जब PHP यूज करते हो, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप इंटरनेट पे उसको सर्च कर सकते हो कि आपको ये चीज समझ नहीं आ रही है या ये कोड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, क्यों एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, तो आप उसको सर्च कर सकते हो इंटरनेट पे और ये आपको इजीली आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है, तो जो भी अदर यूजर्स PHP को यूज कर रहे हैं वो अपना फीडबैक आप इंटरनेट पे डालते रहते हैं, उसके सॉल्यूशंस डालते रहते हैं, तो आपको इसका वाइडली सपोर्ट अवेलेबल होता है इंटरनेट पर। ठीक है, PHP डिजाइन टू इंटरेक्ट विद अ लार्ज वैरायटी ऑफ डाटाबेस। मैंने आपको बताया कि हम PHP को बेसिकली यूज करते हैं डाटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, और एक लार्ज वैरायटी ऑफ डाटाबेस मतलब आपको जो भी डिफरेंट डिफरेंट डाटाबेसेस इंटरनेट पे अवेलेबल है वहाँ पे PHP उनको सपोर्ट करती ही करती है। ठीक है, इसके बाद इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये एरर हैंडलिंग में थोड़ी सी पुअर है, थोड़ी सी बोल सकते हो, ना कि बहुत ज़्यादा पुअर है। ठीक है, तो मतलब इसका एक डिसएडवांटेज आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी तक जो हमने आज किया, आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय PHP, एक्सप्लेन इट्स फीचर्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारा वर्किंग ऑफ PHP। ठीक है, समझ रहे, वर्किंग ऑफ PHP करती काम कैसे करती है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि PHP हमारी एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, और अगर वो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है तो हमें एक सर्वर की जरूरत पड़ती है PHP के कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, तो PHP सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको हमेशा एक वेब सर्वर की जरूरत रहती है। ठीक है, तो हमें एक वेब सर्वर इंस्टॉल करना पड़ता है अपने सिस्टम पे, जिसके बिहाफ पे हम PHP को अपने सिस्टम पे रन कर सकें। ठीक है, बहुत सारे आपको ऐसे वर्चुअल सर्वर क्रिएट करने के सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे। इसमें से एक फ्री सॉफ्टवेयर आपको अवेलेबल होता है इंटरनेट पे जिसका नाम है वैम्प सर्वर, और ये सिर्फ विंडोज पे अवेलेबल है। ठीक है, वैम्प सर्वर आपका विंडोज पे अवेलेबल है, वैम्प WAMP। ठीक है, समझ रहे बात, मतलब आपको अगर PHP के कोड को अपने सिस्टम पे रन करना है, ठीक है, आपको PHP के कोड को अपने सिस्टम पे रन करना है तो आपको सबसे पहले वैम्प सर्वर की जरूरत रहेगी विंडोज में। ठीक है, तो आपको उसमें वैम्प सर्वर को इंस्टॉल करना है। ठीक है, वैम्प की आपका सबसे पहले वैम्प आप WAMP, वैम्प स्टैंड्स फॉर विंडोज, W फॉर विंडोज, A फॉर अपाचे, ठीक है, M फॉर MySQL एंड P फॉर PHP। ठीक है, so it is a bundle of software, ठीक है, which is available on Windows। ठीक है, W फॉर विंडोज, सपोर्ट्स अपाचे वेब सर्वर, मतलब अपाचे का जो वेब सर्वर है वो आपको सपोर्ट करता है, वेब सर्वर की फैसिलिटी देता है। MySQL का डाटाबेस आपको अवेलेबल करवाता है, एंड PHP की कनेक्टिविटी आपको अवेलेबल करती है। आपने क्या करना है, PHP के कोड को एग्जीक्यूट करना है, और PHP का कोड किस लिए यूज होता है, डाटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए, और डाटाबेस का एक एग्जांपल आपको पता है MySQL है। तो PHP के कोड को डाटाबेस MySQL के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको एक वेब सर्वर की जरूरत पड़ती है, वो वेब सर्वर आपका है अपाचे, और ये सब का सब काम आपने कहाँ पे करना है, विंडोज पे। ठीक है, तो आपको देख सकते हो कि वैम्प मतलब विंडोज, अपाचे, MySQL, PHP। ठीक है, तो इट इज अ बंडल ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है, विच प्रोवाइड फैसिलिटी टू क्रिएट अ वैम्प सर्वर ऑन योर सिस्टम। ठीक है, जहाँ पे आप अपने सिस्टम को, ठीक है, अपने सिस्टम पे PHP के कोड को इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, और आपको इंस्टॉलेशन ऑफ वैम्प, इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे हम वैम्प की। ठीक है, फ्री सॉफ्टवेयर है, अवेलेबल है आपका इंटरनेट पे। ठीक है, एंड हमको इसको इंस्टॉल करने के लिए इसको इंटरनेट पे जाके हम इसको इजीली सर्च कर सकते हैं और इसको डाउनलोड करके अपने सिस्टम पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे इसको आपको इंटरनेट पे ये मिल जाएगी इजीली। इंटरनेट पे आपको इसको देखने के लिए आप डायरेक्टली वैम्प सर्वर लिख सकते हैं, वैम्प सर्वर डाउनलोड। ठीक है, वैम्प सर्वर आपने जब डाला तो आपको सबसे पहले आ जाएगा wampserver.com वेबसाइट आपको, तो आप इस पे जाके स्टार्ट यूजिंग वैम्प। अब आपको यहाँ पे देखिए दो आपको ऑप्शन आएंगे, एक तो 32 बिट के साथ आपको इसको डाउनलोड करने का ऑप्शन आ रहा है, एक 64 बिट के साथ। मेरा सिस्टम 64 बिट को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। कुछ एक इन्फॉर्मेशन ये आपसे यहाँ पे मांगेगा, प्लेटफॉर्म की आपका सॉरी
ये जो इंफॉर्मेशन मांग रहा है आपको, इसे कट कर दो। इसको हम कहीं और से डाउनलोड करते हैं। आपको ये डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट से भी मिल जाएगा वेब सर्वर डाउनलोड करने के लिए। नेक्स्ट वेबसाइट पे जाते हैं। यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। इस तरह से आपको इसको डाउनलोड करना है, ठीक है। 444 MB का ये आपका सॉफ्टवेयर है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास ये शायद अवेलेबल हो, मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो डाउनलोड करने के बाद आपने इसको इंस्टॉल करना है। मैं आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस बता देता हूँ, ठीक है। जब आप इसको डाउनलोड करोगे उसके बाद आपने इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए आपको इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन आएंगे। आपको नेक्स्ट 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 करना है। सिंपल सॉफ्टवेयर जैसे आप विंडोज़ पे आप उसको इंस्टॉल करते हो, उसी तरह से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो इजीली, ठीक है। इसको इंस्टॉल करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट आपको स्क्रीनशॉट्स आएंगे। इसको आप डायरेक्टली नेक्स्ट 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 करते रहिए। और इंस्टॉल करने के बाद, ठीक है, मैं आपको इसका लाइव एग्जांपल बता देता हूँ। इंस्टॉल करने के बाद आपको किस तरीके से आपको इसको यूज़ करना है। देखिए, वैम्प सर्वर जब आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको सबसे पहले उसको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। इस तरह से आपको इसको रन करना है, ठीक है। रन करने के बाद इसका एक जो छोटा सा लोगो आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। इसका जो लोगो आता है वो इस तरह से आपको ये दिख रहा है, देखिए यहाँ पे, ठीक है, लोकल सर्वर। लेकिन अभी ये रेड में है। रेड मीन्स कि अभी ये एक्टिवेट नहीं हुआ है, मतलब आपका जो सर्वर है आपके सिस्टम का जो आपने क्रिएट किया है वो अभी तक बना नहीं है, ठीक है। बना नहीं है तो आपको अपने सिस्टम, जैसे ये ग्रीन हो जाएगा दैट मीन्स कि आपका जो वेब सर्वर है वो आपका एक्टिवेट हो गया है आपके सिस्टम पे, ठीक है। तो जब आपका वेब सर्वर एक्टिवेट हो जाएगा फिर आप अपने सिस्टम पे उसको इजीली यूज कर सकते हो आपके PHP के कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि वेब सर्वर आपका इंस्टॉल कहाँ पे होता है। आपने अपने लोकल डिस्क सी में जाना है। इसमें आपको सी में जाते ही सबसे पहले बाहर ही एक सॉफ्ट आपको एक फोल्डर मिलेगा लोकल डिस्क सी के अंदर, जैसे वैम्प 64, मेरा वैम्प 64 नाम का फोल्डर है, ठीक है। और वैम्प 64 नाम के फोल्डर में इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स आपको अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो अब आप जो भी PHP का कोड लिखोगे उसको .php की एक्सटेंशन के साथ सबसे पहले सेव करेंगे। जैसे आप HTML की फाइल्स को .html के साथ सेव करते थे, जावास्क्रिप्ट की फाइल्स को भी हम .html के एक्सटेंशन के साथ सेव करते थे। सेम आपको PHP की फाइल्स को .php की एक्सटेंशन के साथ सेव करना है, ना कि .html के साथ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि PHP की जो भी फाइल्स होंगी लिखेंगे हम उसको HTML के कोड के अंदर ही, लेकिन आपको उसको किस तरह से सेव करना है, उसके एक्सटेंशन चेंज करके .php के। और जब वो फाइल आपकी .php के नाम की आपकी फाइल आपकी सेव हो जाएगी, ठीक है, जब आप उसको .php के एक्सटेंशन के साथ सेव करोगे तो उस फाइल को आपको वैम्प फोल्डर के अंदर लोकल डिस्क सी के अंदर जाना है, वैम्प फोल्डर के अंदर जाना है और वहां पे एक www नाम का फोल्डर होगा। इसके अंदर जाके आपको उसको उस फाइल को जाके आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे फाइल्स अवेलेबल है, ठीक है। तो इस तरह से आपने उसको यहाँ पे जाके पेस्ट कर देना है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, ठीक है। PHP को हम लोग, मैंने आपको बताया, HTML के अंदर लिखते हैं। जैसे HTML स्टार्ट किया, ठीक है, हेड स्टार्ट किया, हेड क्लोज भी किया हमने, ठीक है। इसका मैंने बॉडी टैग स्टार्ट किया, बॉडी, ठीक है। अब सबसे पहले PHP स्टार्ट करने के लिए आपको ये दो जो हमारे सिंबल है ये दो यूज करने हैं, ठीक है। PHP का कोड स्टार्ट होता है आपका इस सिंबल के साथ, ठीक है। PHP स्टार्ट होगा आपका ऐसे, जैसे HTML स्टार्ट होता है इस टैग के साथ, PHP इस टैग के साथ स्टार्ट होता है। यहाँ पे ये क्लोज नहीं होता, इस बात को ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं कि इस तरह से इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। ये क्लोज नहीं होगा, ठीक है। क्लोज करने के लिए हम इसमें इस तरह से यूज करते हैं ये, ठीक है। फिर बॉडी क्लोज कर दिया और फिर HTML क्लोज,
ठीक है, इस तरीके से। और जो PHP का कोड होगा वो आपका इस एरिया में जाके एग्जीक्यूट होगा। जैसे मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ, इको लिखता हूँ, इको हेलो, ठीक है। अब मैं इसको सेव करूंगा test.php के नाम से, ठीक है। और मैं इसको लोकल डिस्क C में जाके, मैंने आपको बताया था, इसको वैम्प फोल्डर के अंदर www का फोल्डर है उसके अंदर जाके सेव कर दूंगा, ठीक है। अब मेरी जो ये एक टेस्ट फाइल है PHP की, वो सेव हो गई है वैम्प के अंदर। अब मैं उसको एग्जीक्यूट कैसे करता हूँ, ठीक है। एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास सबसे पहले आपका जो वैम्प सर्वर है वो एक्टिवेट होना चाहिए। एक्टिवेट मीन्स रन होना चाहिए। उसके लिए आपको इस तरह से उसको चेक करना है, अगर वो ग्रीन है तो दैट मीन्स कि वो आपका रन कर रहा है। इसके बाद आप जाओगे अपने वेब ब्राउजर पे, इस पे आप लिखोगे लोकल होस्ट। लोकल होस्ट लिख के आप उसको चेक कीजिए। अगर ये इस तरह से आपको विंडो दिखती है दैट मीन्स आपका जो PHP या वैम्प सर्वर है वो रन हो रहा है। इसके बाद मैं लिखता हूँ इस तरीके से स्लैश का साइन लगा के मैं अपनी फाइल के नाम test.php, ठीक है। देखिए ये मेरे को अब आपका जो मेरा PHP का कोड है वो दिख रहा है, लेकिन ये आपका एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। तो इसके कोड में कुछ ना कुछ एरर है। हमें सबसे पहले उस एरर को देखते हैं। ओके, PHP का कोड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है इसमें। शायद इस कोड में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो मेरी ये जो फाइल है ये भी सेव नहीं हुई है PHP में। तो सबसे पहले मैं इस फाइल को ज़रा चेंज करता हूँ। जो आपका कोड है PHP का, मैंने आपको बताया कि HTML के साथ आप उसको स्टार्ट कर सकते हो, हेड टैग लगा सकते हो, टाइटल टैग भी लगा सकते हो। टेस्ट नाम का टाइटल हो गया आपका, टाइटल टैग क्लोज, हेड टैग क्लोज, बॉडी टैग स्टार्ट, PHP का कोड स्टार्ट, इको स्टार्ट। इको मीन्स आपने आउटपुट देना, ठीक है। हेलो लिखता हूँ मैं इसे। PHP का कोड क्लोज, बॉडी टैग क्लोज, HTML टैग क्लोज। लेकिन यहाँ पे PHP शायद मेरा वर्क नहीं कर रहा है। मुझे लगता है कि मेरा जो PHP का सॉफ्टवेयर है ये मैंने बहुत पहले इंस्टॉल किया है, शायद ये अपडेटेड ना हो। तो बेसिकली जो आपका आइडिया है इसमें काम करने का वो यही है कि आपको इसको इस तरीके से
स्टार्ट करना है, मैं इसको आपको बता दूंगा फिर से किस तरह से ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, अगर आपको फिर से नहीं आया। तो नेक्स्ट है आपका पीएचपी सिंटेक्स। पीएचपी सिंटेक्स मैंने आपको बताया कि आपका पीएचपी इस तरीके से स्टार्ट होती है और इस तरीके से एंड होता है। एग्जांपल यहाँ पे है कि पीएचपी ये स्टार्ट हुआ और ये एंड हुआ और पीएचपी का कोड इसके अंदर आएगा, ठीक है। पीएचपी सिंटेक्स के बाद है नेक्स्ट है आपका आउटपुटिंग डाटा टू अ ब्राउजर, मतलब आप अपने आउटपुट को कैसे ब्राउजर पे जाके डिस्प्ले करते हो, ठीक है। तो ब्राउजर पे जाके डिस्प्ले करने के लिए आपके पास वेरियस स्टेटमेंट्स है। सबसे पहले प्रिंट स्टेटमेंट है, आप प्रिंट स्टेटमेंट लिख के इसको अपने डाटा को डिस्प्ले कर सकते हो। सिंटेक्स डायरेक्ट इंटीजर टाइप अगर आपने डिस्प्ले करना है, इंट प्रिंट ब्रैकेट के अंदर आपने जो भी आपकी आउटपुट देनी है, ठीक है। नेक्स्ट इको स्टेटमेंट है, अभी मैं आपको इको का एग्जांपल बता रहा था। इको स्टेटमेंट भी आप यूज करते हो अपने आउटपुट को वेब ब्राउजर पे डिस्प्ले करने के लिए। नेक्स्ट प्रिंटएफ स्टेटमेंट, ये भी आपको आपके ब्राउजर पे आपकी डाटा को डिस्प्ले या आउटपुट करने के लिए यूज करते हैं हम लोग, लेकिन ये आपका बेसिकली स्टैटिक और डायनेमिक इंफॉर्मेशन दोनों को एक ही तरीके से एक ही सिंटेक्स के थ्रू फैसिलिटी देता है डिस्प्ले करने के लिए। अब स्टैटिक मीन्स स्टैटिक जो आपके पास अवेलेबल है, जो आपके पास कैलकुलेटेड वैल्यू है। डायनेमिक मीन्स जो टाइम के साथ चेंज हो रही है। फॉर एग्जांपल आपका टाइम क्या है, हर सेकंड चेंज हो रहा है, हर मिनट हर सेकंड आपका चेंज होता जा रहा है, तो मान लीजिए डायनेमिकली चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से अगर आपने टाइम या कोई ऐसी आउटपुट डिस्प्ले करनी है ब्राउजर पे जिसमें डायनेमिकली डाटा चेंज हो रहा हो, उसके लिए हम लोग प्रिंट एफ स्टेटमेंट यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एस प्रिंट एफ, ये भी आपका प्रिंट एफ की तरह मीन्स आप डायनेमिकली डाटा आप इसमें दे सकते हो, ठीक है। इसमें आप क्या कर सकते हो कि आप एक इसमें आपका क्या डिफरेंस है कि इसमें एक स्ट्रिंग आपका आप ब्राउजर पे रेंडर कर सकते हो, ठीक है, रेदर देन इसमें जो आपका एस प्रिंट एफ है, इसमें आप क्या कर सकते हो कि एक वेरिएबल के अंदर आप डाटा को जो डिस्प्ले करने के बजाय उस वेरिएबल में आप डाटा उस वेरिएबल में आप अपनी आउटपुट को स्टोर कर सकते हो और वो वेरिएबल आपको इन फ्यूचर आप इसको नेक्स्ट किसी फंक्शन के लिए या नेक्स्ट किसी फंक्शनैलिटी के लिए अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हो। और साथ ही साथ आपने कोई सिंबल दिखाना है, जैसे रुपीस का सिंबल दिखाना है, डॉलर का सिंबल दिखाना है, ठीक है, अपने आउटपुट में, तो उसके लिए भी आप एस प्रिंट एफ स्टेटमेंट को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो था हमारा आपका आउटपुट कैसे डिस्प्ले करते हैं। और बेसिकली हम लोग इको स्टेटमेंट यूज करते हैं फॉर डिस्प्लेइंग द स्टेटमेंट इन द पीएचपी कोड, ठीक है, समझ गए बात। इसके बाद नेक्स्ट है वेरिएबल्स इन पीएचपी। वेरिएबल आपको पता है वेरिएबल क्या है? आपको जब किसी प्रोग्राम में कुछ कैलकुलेट करना है, आपने कुछ अपना सॉफ्टवेयर बनाना है, तो सॉफ्टवेयर में आपको सबसे पहले जरूरत होती है वेरिएबल की। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक आपका नेम होता है, ठीक है, इट इज अ नेम एसोसिएट्स विद द वैल्यू। मींस आपने कोई वैल्यू स्टोर करनी है तो आपको एक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी और वो वेरिएबल आपका जो भी आपकी कैलकुलेशंस करनी है, ठीक है, उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको हेल्प करता है और उस कैलकुलेट करने के बाद जो आपके पास कैलकुलेशंस में जो आपकी लास्ट में आउटपुट आएगी उसको भी स्टोर करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। और वेरिएबल स्टोर्स और कंटेन्स द वैल्यू, ठीक है। वेरिएबल अलाउज यू टू स्टोर एंड मैनिपुलेट द डाटा इन द प्रोग्राम, ठीक है। अब वेरिएबल देखिए, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जब भी आप प्रोग्रामिंग करोगे वहां पे वेरिएबल ही है। वेरिएबल मीन्स आप टेम्परेली एक नेम में कुछ वैल्यू स्टोर कर रहे हो और उसको एग्जीक्यूट, जैसे आपने 2 नंबर्स को ऐड करना है, ठीक है। जब आपने 2 नंबर्स को ऐड करना है, ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। 2 नंबर्स को जब आपने ऐड करना है, जैसे मैंने 3 + 4 करना है, ठीक है, जो बनेगा आपका 7। लेकिन कंप्यूटर में आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको a = 3 देना पड़ेगा, b = 4 देना पड़ेगा एंड c = a + b देना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या होगा, आंसर तो 7 आएगा, लेकिन जो ये a, b और c है ये एक वेरिएबल नेम है, मतलब एक नेम है जिसमें कुछ वैल्यू स्टोर है और ये वैल्यू किस लिए यूज करें हम लोग? टू मैनिपुलेट द या टू कैलकुलेट द वैल्यूज इन अ प्रोग्राम, ठीक है। तो वेरिएबल आप कैसे डिस्प्ले करते हो? सिंटेक्स क्या है वेरिएबल को डिस्प्ले करने का पीएचपी में? डॉलर का सिंबल फॉलोड बाय द वेरिएबल नेम इज इक्वल टू द वैल्यू। फॉर एग्जांपल $x = 10, ठीक है। मींस आप इस तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। डॉलर का सिंबल आपने लगाया, x नाम का वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू होगी 3, ठीक है। मैंने दूसरा वेरिएबल लिया y नाम का जिसकी वैल्यू मैंने दे दी 4, ठीक है। अब मुझे इनका
सम करना है। सम करने के लिए मैं एक और वेरिएबल लूंगा z वैल्यू स्टोर करने के लिए, और यहाँ पे लिखूंगा मैं $x प्लस $y। ठीक है, ठीक है। और इसको अगर मेरे को आउटपुट करना है तो मैं लिखूंगा इको ब्रैकेट में $z। ठीक है, समझ गए बात। तो इस तरीके से आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो पीएचपी में। ठीक है, तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए कुछ रूल्स हैं। ठीक है, कि अ वेरिएबल नेम स्टार्ट्स विद $, ठीक है, हमेशा $, से स्टार्ट होगा पीएचपी में, एंड फॉलोड बाय द नेम ऑफ द वेरिएबल, जैसे मैंने आपको बताया। नेक्स्ट, अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद द लेटर और अंडरस्कोर, मतलब आपका जो वेरिएबल नेम है वो या तो आपका लेटर से स्टार्ट होना चाहिए या तो अंडरस्कोर से। अ वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद द नंबर, ठीक है, वेरिएबल नेम कभी भी किसी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। अ वेरिएबल नेम कैन इंक्लूड लेटर, नंबर एंड अंडरस्कोर ओनली, ठीक है। स्टार्ट आपका वो लेटर से हो सकता है, अंडरस्कोर से हो सकता है, लेकिन नंबर से नहीं हो सकता। लेकिन आपका जो वेरिएबल नेम है वो ये तीनों चीजें कंसिस्ट कर सकता है, मतलब आपका लेटर भी हो सकता है उसमें, उसमें आपका नंबर भी हो सकता है, उसमें आपका अंडरस्कोर भी हो सकता है। ठीक है, अ वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मीन्स अगर आप $नेम स्मॉल में लिख रहे हो तो वो डिफरेंट है, एंड कैपिटल में लिख रहे हो वो डिफरेंट है, तो ये केस सेंसिटिव है, तो मीन्स अलग अलग वैल्यू स्टोर कर सकता है। ठीक है, डिफरेंट सेंसिटिव। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ द वेरिएबल, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नाउ। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय स्कोप ऑफ द वेरिएबल, या तो ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल, एक्सप्लेन इट्स स्कोप्स इन पीएचपी, या ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल इन पीएचपी, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। ठीक है, सो वेरिएबल आपको पता चल गया क्या है, उसके रूल्स आपको पता चल गया क्या है, उसके स्कोप्स और टाइप्स। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स और 3 डिफरेंट स्कोप्स ऑफ अ वेरिएबल। स्कोप्स मींस कि आपका जो एक वेरिएबल है, ठीक है, आप उसकी रेंज क्या है। ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप फॉर एग्जांपल मैं जब एक लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, ठीक है, मेरी अभी जो रेंज है या जो मेरी वॉइस है वो एक रूम तक लिमिटेड है। ठीक है, मैं यह जो बोल रहा हूँ वो एक रूम तक लिमिटेड है, या हो सकता है एक रूम से जो दूसरा रूम है वहां तक मेरी आवाज जा रही हो, तो मेरा जो स्कोप है वो या इस पर्टिकुलर रूम तक है या इस रूम के साथ लगते वाले रूम तक है। ठीक है, तो मेरा स्कोप ये है। ठीक है, लेकिन अब वही चीज अगर मैं लाउड स्पीकर में जाके बाहर किसी मैदान में जाके अपना लेक्चर दूं तो मेरा स्कोप बढ़ जाएगा। मेरा स्कोप हो सकता है कि 200-300 मीटर 400 मीटर तक का एरिया कवर करे। ठीक है, तो वही चीज है, मतलब स्कोप क्या है, मतलब कि आपकी जो रेंज है, आप किसी चीज को जब डिलीवर कर रहे हो या जो आप किसी चीज को यूज कर रहे हो तो उसका स्कोप क्या है, उसकी रेंज क्या है, वो हम कहाँ तक यूज कर सकते हो, दैट मीन्स स्कोप्स। ठीक है, तो देयर आर 3 डिफरेंट स्कोप, फर्स्ट इज लोकल स्कोप, सेकंड इज ग्लोबल स्कोप एंड थर्ड इज स्टैटिक स्कोप। अब सबसे पहले लोकल स्कोप क्या है। लोकल स्कोप का मतलब ये है कि अ वेरिएबल विच इज डिक्लेयर इनसाइड अ फंक्शन इज कॉल्ड वेरिएबल विच इज डिक्लेयर इनसाइड फंक्शन इज कॉल्ड लोकल स्कोप। ठीक है, यहाँ पे गलत हो गया, कॉल्ड वेरिएबल। ठीक है, इट इज एक्सेसिबल विद इन द फंक्शन ओनली। ठीक है, जब आप एक वेरिएबल को एक फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हो, ठीक है, तो उसकी जो रेंज होती है वो सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर फंक्शन तक ही लिमिटेड होती है। फंक्शन क्या है, फंक्शन आपने +1 में भी पढ़े थे जावास्क्रिप्ट में। फंक्शन क्या होता है, आप अपने कोड को आपने कोई काम बार बार करना है अपने अपने प्रोग्राम में, आपने हो सकता है कैलकुलेशंस बार बार करनी है, तो बार बार कैलकुलेशंस करनी तो आपको बार बार कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो उस चीज को रिड्यूस करने के लिए, कोड को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, फंक्शंस को यूज करते हैं। फंक्शंस क्या, आपने एक टाइम उस फंक्शन में अपने कोड को लिख लिया, अब आप उस फंक्शन को बार बार कॉल कर सकते हो जब भी आपको कैलकुलेशंस परफॉर्म करने की जरूरत पड़ती है आपके प्रोग्राम में। ठीक है, तो हमने फंक्शन एक क्रिएट कर दिया, फॉर एग्जांपल ऐड नाम का, जो आपका कैलकुलेशंस को ऐड 2 नंबर्स को ऐड करता है। ठीक है, अब मुझे जब भी मेरे प्रोग्राम में किसी 2 नंबर्स के बीच में सम कैलकुलेट करना होगा तो मुझे वहां पे 2 नंबर्स को फिर से सम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब वहां पे मैं डायरेक्टली अपने फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ। मैं आपको बताऊंगा फंक्शन का आपको आगे भी, ठीक है, कि किस तरह से वो यूज होता है। यहाँ पे मैं एग्जांपल दिया है कि आपने एक फंक्शन क्रिएट किया है ऐड नाम का, उसके अंदर एक एक्स नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ठीक है, जो एक लोकल स्कोप है, और मैंने इको किया हुआ है कि वेरिएबल एक्स इनसाइड फंक्शन इज एक्स। ठीक है, मतलब कि जो ये वेरिएबल है यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर एक्स नाम का, इसकी जो रेंज है वो सिर्फ इस फंक्शन तक ही लिमिटेड है। अब अगर मैं इस जो ये मेरा कोड है इसमें मैं बहुत सारी लाइंस ऐड कर लूं और फिर वहां पे एक्स को कॉल करूं तो वहां पे वो एक्स की जो वैल्यू है वो मुझे डिस्प्ले नहीं होगी। क्यों?
क्योंकि वो सिर्फ फंक्शन ऐड के अंदर ही डिक्लेयर है और उसको मैं वहीं पे ही यूज कर सकता हूँ, मतलब उसका जो आउटपुट आएगा वो फंक्शन ऐड के अंदर ही आएगा, उसको मैं बाहर एक्स नाम के वेरिएबल को अब इस फंक्शन के बाहर यूज नहीं कर सकता। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपने आगे प्रोग्रामिंग पढ़नी है तो आपको ये बहुत आगे तक यूज होगा। तो अगर आपको ये चीज समझ नहीं आएगी आप मुझसे बार बार पूछ सकते हो, मैं आपको इसका बता दूंगा। ठीक है, लोकल स्कोप समझ आ गई कि आप एक फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हो, ठीक है, और वो वेरिएबल उस फंक्शन तक ही लिमिटेड है। जैसे मैं अभी आपको जो लेक्चर दे रहा हूँ वो एक रूम में दे रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा जो स्कोप है वो इस रूम तक ही लिमिटेड है, मतलब मैं एक लोकल स्कोप हूँ इस टाइम। लोकल स्कोप का मतलब है कि मेरी जो वैल्यू है या जो मेरी रेंज है वो इस रूम तक ही लिमिटेड है, इससे बाहर मेरी रूम वैल्यू नहीं जा सकती। मीन्स अगर कोई स्टूडेंट स्कूल के बाहर बैठा हुआ है और वो चाह रहा है कि वो मेरा लेक्चर सुने, तो वो नहीं सुन सकता। क्यों? क्योंकि मैं एक लोकल स्कोप हूँ और लोकल स्कोप होने की वजह से मेरी जो रेंज है वो सिर्फ एक रूम तक ही लिमिटेड है। ठीक है, वही ये आपका लोकल स्कोप वेरिएबल एक्स कर रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल स्कोप का एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं अभी रूम के अंदर हूँ, रूम के अंदर अपना लेक्चर दे रहा हूँ, लेकिन अगर यही चीज मैं स्कूल के बाहर जाके एक लाउड स्पीकर में बहुत जोर जोर से अपना लेक्चर देना शुरू करूँ, तो मेरी जो रेंज है वो हो सकता है 700-800 मीटर या 400-500 मीटर तक चले जाए। तो मैं अब एक ग्लोबल स्कोप बन गया हूँ, जहाँ पे मैं जब जो कोई चीज डिलीवर कर रहा हूँ तो वो बहुत सारे उसको एक्सेस कर सकते हैं, बहुत सारे उसको सुन सकते हैं, बहुत सारे उसका यूज कर सकते हैं। वैसे ही ग्लोबल स्कोप है आपका। ग्लोबल स्कोप मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल बताया, जैसे एक्स नाम का मैंने स्कोप, यहाँ पे मैंने इक्वल टू का सिंबल नहीं लगाया तो इसको करेक्ट कर लेना आपने। तो एक्स नाम का वेरिएबल मैंने फंक्शन के बाहर ही डिक्लेयर किया, देखिए यहाँ पे, ठीक है, जिसकी वैल्यू मैंने 12 दी। ये एक आपका ग्लोबल स्कोप है। अब मैंने फंक्शन ऐड नाम का एक फिर से फंक्शन बनाया जिसमें मैंने वाई स्कोप दिया, सॉरी वाई वेरिएबल दिया। लेकिन इस फंक्शन के अंदर जब मैंने इको किया तो मैंने y की ही वैल्यू इको की है, तो मतलब इस फंक्शन के अंदर सिर्फ y की ही वैल्यू डिस्प्ले होगी। लेकिन जब इस फंक्शन के बाहर आया मैंने इस फंक्शन को कॉल किया, उसके बाद मैंने वेरिएबल x की वैल्यू लिखी है, तो मुझे यहाँ पे x की वैल्यू मिलेगी। अब इसी x की वैल्यू को अगर मैं इस फंक्शन के अंदर भी लिखता तो मुझे इसके अंदर भी इसकी वैल्यू मिलती। ये मैंने यहाँ बाहर लिखा है तो मुझे इसकी वैल्यू बाहर भी मिलेगी। ठीक है, तो मीन्स आपका जो ग्लोबल वेरिएबल है वो आपके प्रोग्राम में कहीं भी यूज हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं पहले लेक्चर दे रहा था एक रूम के अंदर, ठीक है, रूम के अंदर लेक्चर देने की वजह से जो मेरी रेंज थी वो सिर्फ एक रूम तक ही लिमिटेड थी। लेकिन अब वही चीज अगर मैं बाहर जाके लाउड स्पीकर में जाके करूं तो वो रूम, अगर उस रूम में भी कोई बैठा हुआ है तो उस रूम में उसको भी मेरी आवाज सुनाई देगी। उस रूम के अलावा 400-500, 700, 800 मीटर की जो रेंज है मेरे आसपास, वहां पे अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही हो तो वो सब के सब मेरे लेक्चर को एक्सेस कर सकते हैं, मेरी जो भी आवाज होगी उसको वो सुन सकते हैं। ठीक है, वही चीज है ग्लोबल वेरिएबल भी, कि आपका वो उस ग्लोबल वेरिएबल की रेंज आपके पूरे के पूरे प्रोग्राम तक यूज हो सकती है, एक्सेस हो सकती है। ठीक है, थर्ड टाइप ऑफ वेरिएबल एंड थर्ड स्कोप ऑफ द वेरिएबल इज स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल मीन्स, अब देखो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया ऐड नाम का और इसके अंदर y नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसकी वैल्यू 23 है और यहाँ पे इसको कॉल किया है। यहाँ पे जब मैं इसको कॉल करूंगा तो मुझे y की वैल्यू 23 डिस्प्ले हो जाएगी, और जैसे ही कॉल करूंगा उसके बाद जो y की वैल्यू 23 है ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे लिखा देखो, व्हेन अ फंक्शन इज कंप्लीटेड और एग्जीक्यूटेड, मैंने यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कर दिया बोल के। ठीक है, ऑल ऑफ इट्स वेरिएबल आर डिलीटेड, जो भी इसके अंदर वेरिएबल है वो सब के सब डिलीट हो जाते हैं। सो if we want a local variable not to be deleted, we need to declare it with static keyword। मतलब अब अगर मैंने y की वैल्यू 23 ही रखनी है, इसको डिलीट नहीं करना है इवन एग्जीक्यूट होने के बाद इस प्रोग्राम को, तो मुझे इसे स्टैटिक नाम के कीवर्ड के साथ डिक्लेयर करना होगा। यहाँ पे सिंटेक्स जैसे स्टैटिक फॉलोड बाय द डॉलर सिंबल और वेरिएबल नेम इज इक्वल टू वैल्यू, इस तरीके से आपको आपके वेरिएबल को डिक्लेयर करना होगा। ठीक है, तो स्टैटिक वेरिएबल में आप जब भी आप किसी स्टैटिक नाम के कीवर्ड के साथ किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो तो उसकी जो वैल्यू है वो कभी भी प्रोग्राम में डिलीट नहीं होती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई चीज समझ ना आई हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, आप कभी भी इस चीज के कंप्यूटर के किसी भी टॉपिक का अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हो। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल के, ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल के बारे में। ठीक है, तो आज हमने किया स्कोप ऑफ द वेरिएबल, ठीक है, आउटपुटिंग ऑफ अ ब्राउजर, पीएचपी का सिंटेक्स हमने किया, वेब सर्वर के बारे में पढ़ा, वर्किंग ऑफ पीएचपी पढ़ा, पीएचपी के एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़े। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी तक हमने किया वो आपका यही है, व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स और एक्सप्लेन द डिफरेंट स्कोप्स
इन द PHP ऑफ अ वेरिएबल। ठीक है, तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेरिएबल और स्कोप्स के बारे में। ठीक है, और आपका जो क्वेश्चन बनता है वो आपका एक और क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे कि व्हाट डू यू मीन बाय PHP, एक्सप्लेन इट्स फीचर्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको साथ साथ में बता रहा हूँ। अगर आपको इस पर कुछ डाउट्स हो तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हो। ठीक है, और जो आपका वो जो आउटपुट नहीं आ रहा था वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा कि किस तरीके से आउटपुट आएगा। हो सकता है कि जो मेरा ये वेब सर्वर ये बहुत पहले इंस्टॉल हुआ तो हो सकता है PHP अपडेट नहीं होगा मेरा, तो मैं वो करके नेक्स्ट जो आपका वीडियो लेक्चर आपका डिलीवर होगा उसमें आपको मैं डायरेक्टली एग्जीक्यूट करके बता दूंगा PHP के कोड को। तो अगर आपको साथ साथ में एग्जीक्यूट करना है, अगर आपके पास लैपटॉप है या आपके पास PC है तो आप वेब सर्वर को अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर दे। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप PHP के कोड को रन कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू, दैट इज ऑल फॉर द टुडे लेक्चर।